Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will speak about the 17th video of the economics. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. स्टार्ट करते हैं. विद रेफरेंस टू दी हेज फंड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट है दे इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी हैविंग डाइवर्स रिस्क प्रोफाइल्स. तो ये इन्वेस्ट करते हैं क्या सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी रहती है डाइवर्स रिस्क रहता है इसमें प्रोफाइल्स. सेकंड है दे आर प्रीफर्ड बाय द इन्वेस्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट बिलो 1 करोड़. तो जो इन्वेस्टर 1 करोड़ से नीचे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए है क्या हेज फंड्स. थर्ड है दे आर क्लासिफाइड एज द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन इंडिया. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर इनकरेक्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए. साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. और ये टेस्ट सीरीज़ हैं तो आपको कोई भी दिक्कत जैसे लगेगा कि आप एग्जामिनेशन में अटैम्प्ट कर रहे हो वैसे अटैम्प्ट किया करो. गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन में पता चल जाएगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा आपको. ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है थर्ड ओनली. तो इसका करेक्ट आंसर बी है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. सेबी डिफाइंस हेज फंड्स आर फंड्स विच एम्प्लॉय डाइवर्सर एंड कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी and invest and trade in security having diverse risk profile और complex products including listed and unlisted derivatives. तो सेबी का क्या है फंड्स, ये जो है डाइवर्स रिस्क जिसमें रहता है उसमें यूटिलाइजेशन होता है. ये करेक्ट स्टेटमेंट है बट आंसर हमें पूछा गया इनकरेक्ट. तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन हेज फंड्स इन इंडिया 1 करोड़ रुपीज़. हैज़ दे आर मेनली असेस्ड बाय द हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, बैंक्स, इंश्योरेंस एंड कंपनीज, एंडोमेंट्स एंड पेंशन फंड्स. मतलब मिनिमम 1 करोड़ है. 1 करोड़ से ऊपर ही रुपए जो इन्वेस्ट करना चाहेगा उनके लिए हेज फंड्स अलाउड है. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. सेबी हैज़ कैटेगराइज हेज फंड्स अंडर द कैटेगरी थर्ड ऑफ द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. हाँ, इंडिया में इनको AIF बोलते हैं, इसकी कैटेगरी थर्ड में है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिजिकल कंजर्वेटिज्म. फर्स्ट है स्पोर्ट प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करता है. सेकंड है रिड्यूस टैक्स रेट्स, टैक्स रेट को रिड्यूस करता है. थर्ड है हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकंड और डी है फर्स्ट ओनली. तो इसका करेक्ट आंसर ए है. सबसे पहले जान लेते हैं कि फिस्कल कंजर्वेटिज्म क्या होता है. इज़ द मॉडल ऑफ द बजटिंग दैट पुट्स द आइडिया ऑफ रेस्ट्रिक्टेड बजटरी एक्सपेंडिचर एट द कोर. मतलब बजट में कम एक्सपेंडिचर करना, कम खर्चा करना, उसको ही फिजिकल कंजर्वेटिज्म मतलब कंजर्व करना, किसी चीज़ को बचा के रखना होता है. द अंडरलाइंग आइडिया इज़ दैट इकोनॉमी फंक्शंस बेस्ट विद द मिनिमम गवर्नमेंटल इन्फ्लुएंस. गवर्नमेंट का कम इन्फ्लुएंस हो, इकोनॉमी प्राइवेट ज़्यादा हो. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. फिजिकल कंजर्वेटिज्म स्पोर्ट्स प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करता है कि प्राइवेट कंपनी का मेन बिजनेस में हो. द टारगेट्स फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट आर केप्ट हाई टू मीट द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड मीटिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर डिमांड थ्रू द प्रोसीड्स ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट. जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है LIC वगैरह जिसका, या HAL हैं या भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, इनका डिसइन्वेस्टमेंट हो और पैसा यूटिलाइजेशन में हो और प्राइवेट काम करें तो इसको ही फिजिकल कंजर्वेटिज्म बोलते हैं. सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द फिजिकल कंजर्वेटिव इज़ टू कट द टैक्स रेट. टैक्स रेट्स को कम करो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी टैक्स पे करने के लिए आगे आएंगे कि रेट्स कम होगा जिससे फिजिकल डेफिसिट कम होगा और टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा. इसको लेफर कर्व के द्वारा ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है. थर्ड है फिजिकल
conservatism persists when the government decide to rationalize its spending and allow market forces to play freely. Fiscal conservatism persist क्या लगातार रहता है when the government decide to rationalize its spending को rationalize करना चाहता है, कितना कहाँ पे खर्च करना है, allow market forces to play freely. High revenue expenditure is contrary to the idea of the fiscal conservatism. मतलब अगर गवर्नमेंट्स का खर्चा कैसे बढ़ेगा, सब्सिडीज देगी तो मार्केट के हिसाब से प्राइस नहीं रहेंगे चीज़ों की, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा देगी तो सस्ते हो जाएंगे, तो इसको कम इन्वॉल्वमेंट को ही फिस्कल कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल बताया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चैपर वायरस विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज़. फर्स्ट है, इट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ द वायरस दैट कोज इबोला वायरस. इबोला वायरस भी सेम फैमिली के वायरस द्वारा किया जाता है जैसे चैपर वायरस है. सेकेंड है, चैपर हेमोरेजिक फीवर कोज बाई इट कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. क्या सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है ये. थर्ड है, नो स्पेसिफिक ड्रग्स आर प्रेजेंट टू ट्रीट CHHF. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन डी है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. द सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द US has recently announced that Chapar virus can also be transmitted through human to human contact. आदमी से भी जा सकता है चैपर जो वायरस है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, चैपर वायरस बिलोंग्स टू द सेम अरेना वायरस फैमिली दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलनेस सच एज इबोला वायरस डिजीज इच कोजेज चैपर हेमरेजिक फीवर. तो अरेना वायरस फैमिली है ये, चैपर वायरस या इबोला वायरस जिससे बिलोंग करता है. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, रिसर्चर आल्सो फाउंड फ्रेगमेंट्स ऑफ द राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA एसोसिएटेड विद द चैपर इन द सीमन ऑफ वन सर्वाइवर 168 डेज आफ्टर ही वाज इन्फेक्टेड. तो 168 दिन के बाद भी उसके सीमन से ट्रांसफ़र हो गया दूसरे बंदे में. सिंस दिस डिजीज स्प्रेड्स इफ एनीवन कम्स इन, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, देर आर नो स्पेसिफिक ड्रग्स टू ट्रीट चैपर हेमरेजिक फीवर. पेशेंट जनरली रिसीव स्पोर्ट्स केयर सच एज इंट्रावेनस फ्लूइड्स, ग्लूकोज फ्लूइड्स वगैरह चढ़ा देते हैं नस में. द स्पोर्टिव थेरेपी इंक्लूड्स मेंटेनेंस ऑफ द हाइड्रेशन, मैनेजमेंट ऑफ द सोक्ड फ्लूइड, फ्लूइड रेस्टिट्यूशन, सेडेशन, पेन रिलीफ एंड ट्रांसफ्यूजन. मतलब कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है नहीं इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में स्टेटमेंट है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वर यूज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज हुए थे क्या. सेकेंड है, ड्वार्फ वैरायटी ऑफ सीड्स वर अवॉइडेड एज दे वर रिजल्टेड इन द लो यील्ड्स. ड्वार्फ मतलब बोना पौधा, अवॉइड किया गया था क्या बोना पौधा, उनसे लो यील्ड्स होती थी, उपज कम होती थी. 3 है, इट इंक्रीज इंटरपर्सनल इनक्वलिटी बिटवीन द लार्ज एंड स्मॉल स्केल फार्मर. मतलब लार्ज फार्मर्स और जो स्मॉल फार्मर में क्या है, इनक्वलिटी बढ़ गई थी क्या इससे. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकेंड, सी है फर्स्ट और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन ए है. Green revolution in India refers to a period in India when agriculture was converted into industrial system. Agriculture था जो उसको industrial system में change कर दिया due to the adoption of the modern methods and technology such as the use of the high yielding variety, ज़्यादा उपज देने वाली variety seeds, bees, tractors, irrigation facilities या pesticides and fertilizer. The aim of the green revolution was to increase the food production and increase self sufficiency. मतलब सेल्फ सफिशिएंट बनाना है और उपज बढ़ानी थी. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, द हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स गिव इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ओनली इफ दे गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लैंड. द ट्रेडिशनल कंपोस्ट वाज अनेबल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन टू द न्यूट्रिएंट्स. देयरफॉर लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वर यूज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज किए गए थे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ द सीड्स ड्वार्फ वैरायटी ऑफ सीड्स वर यूज. मतलब बोने पौधे यूज किए गए थे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो. द वेराइटी वॉज डेवलप्ड बाय द डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग विद द हेल्प ऑफ द रिलेटेड म्यूटेशन. उसने वही जेनेटिक म्यूटेशन किया. द प्लांट वॉज रेज इन सच ए वे दैट न्यूट्रिएंट्स सप्लाई टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेरीड इन द
फेवर ऑफ द ग्रेन, मतलब अनाज ज़्यादा पैदा हो, भूसा कम हो। देयरफॉर द प्लांट बिकम ड्वार्फ्ड एंड द हैवियर ग्रेन रिजल्टेड इन द हायर यील्ड्स, ज़्यादा उपज हुई। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इंक्रीज द इंटरपर्सनल इनइक्वालिटी, मतलब जो ज़्यादा पैसे वाला किसान था जिसके पास फैसिलिटी थी पैसा खर्च करने की, किस्म पे नई नई हाइब्रिड किस्म है जो, या फिर ट्रैक्टर वगैरह यूज करके वो अच्छी उपज ली, और गरीब आदमी था उससे गरीब ही होता रहा, इसलिए इंटरपर्सनल आपस में जो इनइक्वालिटी थी वो बढ़ गई थी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द फूड कोएलिशन विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एम्स टू इंश्योर ग्लोबल फूड एक्सेस, मतलब सबके लिए फूड एक्सेस हो। सेकेंड है, इट वाज लॉन्च्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। थर्ड है, द वर्ल्ड बैंक हैज सेट अप ए सेपरेट पूल ऑफ फंड्स टू फाइनेंस दिस कोएलिशन, वर्ल्ड बैंक के पास सेपरेट पूल है जो फाइनेंस करता है कोएलिशन को। फोर्थ है, इंडिया इज़ द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द फूड कोएलिशन, इंडिया क्या फाउंडिंग मेंबर है फूड कोएलिशन का, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी है थर्ड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसका सी आंसर करेक्ट है। फूड कोएलिशन इज ए वॉलंटरी अलायंस ओपन टू ऑल पार्टनर्स एंड स्टेक होल्डर्स हु आर इंटरेस्टेड इन द ज्वाइनिंग ए ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड एक्शन टुवर्ड्स एग्री फूड सिस्टम transformation in the context of the COVID-19. It aims to meet sustainable development goal 1 और 2। 1 क्या है, पॉवर्टी है, सेकेंड है इराडिकेट हंगर, 2030 तक हटाना हमें। तो ये वॉलेंट्री है, जो देश अपने आप वॉलेंट्री अलायंस ज्वाइन करना चाहता है वो उसके लिए ये है, और 2030 तक पॉवर्टी हटानी है और हंगर हटाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है और 2 है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, द अलायंस वुड वर्क एज ए नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स एंड ए मल्टी स्टेक होल्डर कोएलिशन for the unified action to ensure global food access, increase the resilience of the agricultural food system। तो रेजिलियंस भी होगा, लचीलापन भी होगा एग्रीकल्चरल फूड सिस्टम में। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, द फूड कोएलिशन वाज लॉन्च्ड FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशन। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, द अलायंस कंसिस्ट ऑफ ए डिवोटेड ट्रस्ट फंड, a web based hub allowing participants to access the basket of the project focused information and data, as well as the funding and types of assistance required for many of the ground projects. Italy and Netherlands have already pledged and delivered financial resources and technical support to coalition. The World Bank does not have any separate pool of the funds for the financing this coalition. World Bank के पास कोई separate pool नहीं है इसके finance करने के लिए। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द कोएलिशन येट, इंडिया इस कोएलिशन का अब तक कोई मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। द इंडेक्स इज पब्लिश्ड क्वार्टरली। द सेकेंड वन इज द माइनिंग सेक्टर हैज़ द हाइएस्ट वेटेज इन द इंडेक्स, माइनिंग सेक्टर का हाइएस्ट वेटेज होता है क्या इसमें। थर्ड वन इज the base year of the index is 2011 and 12. Select the correct answer using codes given below। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है थर्ड ओनली, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। IIP इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज एन इंडेक्स विच शोज द ग्रोथ रेट्स इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑफ द इकोनॉमी ओवर ए स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। First statement incorrect है, it is compiled and they published monthly by the Central Statistical of Organization, Ministry of Statistics and Program Implementation with a lag of the 6 weeks, मतलब 6 सप्ताह बाद आता है, मंथली बेस पे आता है, तो उसके मंथ के गुजरने के बाद 6 सप्ताह के बाद आता है ये। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, द वेटेज ऑफ द 3 सेक्टर्स आर द मैन्युफैक्चरिंग 77.63, मतलब लगभग 78%, माइनिंग का 15% लगभग, इलेक्ट्रिसिटी का 8%। दस द मैन्युफैक्चरिंग हैज़ द हाईएस्ट वेटेज, मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है 78% है, फिर माइनिंग का 15% और इलेक्ट्रिसिटी का 8%। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, द बेस ईयर ऑफ द IIP हैज़ बीन रिवाइज 2004 to 11-12 बन गया है इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू दी T-bill, ट्रेजरी बिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट है, दे आर द शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट विद ए
मैक्सिमम मैच्योरिटी अप टू 91 डेज, 91 दिन तक है। सेकंड है दे कैन बी इशूड बोथ बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड है द ट्रेजरी बिल्स पे इंटरेस्ट एट द रेट इक्वल टू द रेपो रेट, रेपो रेट पे ट्रेजरी बिल्स दे जाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स आर द शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंटली इशूड इन द 3 tenures, 91 डेज के लिए, 82 डेज के लिए, 364 डेज के लिए। दस द मैक्सिमम मैच्योरिटी इज 364 डेज। The second statement is incorrect. Only the government of India can issue T-bills while the state government can issue only bonds and dated security. State government खाली bond, only bond लिखा हुआ है and dated security देते हैं which are called the state development loans. ये T-bills, treasury bills नहीं दे सकते मार्केट में पैसा इकट्ठा करने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टी बिल्स आर दी, ट्रेजरी बिल्स आर दी जीरो कूपन सिक्योरिटी, मतलब इस पे क्या है, इंटरेस्ट रेट जीरो कूपन रहता है, पे नो इंटरेस्ट। इंस्टेड दे आर दी इशूड एट द डिस्काउंट रेट एंड रिडीमिंग एट द फेस वैल्यू ऑफ द मैच्योरिटी, मतलब कम दाम में बेचे जाते हैं और फेस वैल्यू पे इसको ले लिया जाता है। डिस्काउंट इज डीम्ड एज द मार्जिन्स एंड प्रॉफिट इन द ट्रेजरी बिल्स ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीमा गृह स्कीम विच वाज recently in the news. Grima Grah scheme. First है it is implemented by the Ministry of Women and Child Development. Second है it will be a shelter मतलब आश्रय होगा, home for the women and who are without any social and economic support. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, मतलब नाइदर वन नो टू। इसका सी आंसर करेक्ट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा किया गया ई गवर्नमेंट एक ग्रीमा गृह इन वडोदरा गुजरात में नवंबर 2020 में बाय दी मार्च 2021, मार्च 2021 तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना, कोलकाता, जयपुर, रायपुर, भुवनेश्वर एंड मणिपुर विल आल्सो हैव सच शेल्टर्स होम दी कैपेसिटी ऑफ दी 25 आदमियों का शेल्टर होगा। ग्रीमा गृह बोलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग ग्रीमा गृह स्कीम अंडर दी विच शेल्टर होम्स कॉल्ड द ग्रीमा गृह विल बी बिल्ड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है और ये किसके लिए शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं, ये ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए बनाए जाते हैं। ग्रीमा गृह इज़ द सेम शेल्टर होम फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन, ट्रांसजेंडर के लिए रहते हैं। इट इज़ सेट अप द ट्रांसजेंडर पर्सन, ट्रांसजेंडर जो मतलब अपना सेक्स चेंज करके बंदे रहते हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन हु हैव बीन फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड अबंडेंड बाय द फैमिली, फैमिली के द्वारा त्याग दिए गए हैं। स्वाधार गृह जो स्कीम है वो वुमेन के लिए डिस्ट्रेस के विदाउट एनी सोशल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट, स्वाधार गृह है उसके लिए, लेडीज़ के लिए, ये ट्रांसजेंडर के लिए ग्रीमा गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के कैटेगरी में कौन आता है। फर्स्ट है नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, सेकंड है मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल लोन्स, थर्ड है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, फोर्थ है एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स, फिफ्थ है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, सिक्स्थ है एफडीआई। तो इनमें से कौन से कैपिटल के अंदर आते हैं, रेमिटेंस किसके अंदर आता है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, बी है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवन्थ, सी है फोर्थ, फिफ्थ, सेवन और डी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट ए है। कैपिटल अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल अकाउंट किसको बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ फॉर ए कंट्री। कैपिटल इट कीप ट्रैक ऑन द नेट चेंज इन द नेशनल एसेट्स। मतलब क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह, क्या होता है, जो मान लो कोई आप फैक्ट्री लगा रखे हो, उसमें आप कोई मशीनरी लेके आ रहे हो जो लंबे टाइम तक आपके लिए काम आएगी, तो उसको कैपिटल में काउंट करते हैं। वैसे ही मान लो देश की एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में चेंज करें तो उसको कैपिटल अकाउंट में काउंट किया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स इंक्लूड्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच, जिसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, विच कंसिस्ट ऑफ द एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में आता है। इक्विटी कैपिटल, इन्वेस्टेड अर्निंग्स है, अदर डायरेक्ट कैपिटल फ्लोज है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन
जो इन्वेस्ट इंस्टीट्यूशन है, ऑफशोर फंड्स है, एक्सटर्नल बोरिंग्स लाइक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है, शॉर्ट टर्म डेप्थ है, एग्जांपल ऑफ द एक्सटर्नल असिस्टेंट, गवर्नमेंट एड, इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल, बायलेटरल लोन्स, तो इनको कैपिटल अकाउंट में। कंपोनेंट्स ऑफ द करंट अकाउंट इंक्लूड्स, करंट अकाउंट में कौन कौन से होते हैं? ट्रेड इन दी बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, विजिबल बैलेंस, ट्रेड इन सर्विसेज, इनविजिबल बैलेंस, इंश्योरेंस सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, माइग्रेंट रेमिटेंस एंड फ्रॉम द अब्रॉड, नेट ट्रांसफर, इंटरनेशनल एड, तो इनको करंट अकाउंट में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? फर्स्ट है, मेंबर्स पर्सनल असेट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। मान लो जो इन्वेस्टर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अलग रखा जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के। सेकंड है, ऑल पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब मैनेजमेंट में भी सब पार्टनर कर सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है नो फर्स्ट एंड सेकंड, डी है नाइदर वन नो टू। तो करेक्ट आंसर सी है। ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज ए पार्टनरशिप इन विच some or all partners have limited liability. It exhibits element of the both partnership and cooperation. In a LLP, one partner is not responsible or liable for the other partner misconduct and negligence. मतलब एक पार्टनर दूसरे के पार्टनर के नेग्लिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आर गवर्न अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑफ एक्ट 2008 का रूल है, जो द कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स दिस एक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। लिमिटेड लायबिलिटी इज ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स इफ ए बिजनेस फेल्स क्रेडिटर्स कैन नॉट गो आफ्टर ए पार्टनर पर्सनल एसेट्स। तो मान लो बिजनेस फेल हो गया तो पार्टनर की जो पर्सनल एसेट्स है, पूंजी है, उसके पीछे नहीं जा सकते। हैंस मेंबर्स पर्सनल एसेट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल पार्टनर्स इन ए लिमिटेड liability partnership can participate in the management of the business. This is different from a limited partnership in which one partner has all the power and most of the liabilities and the other partners are slight but have a financial stake. With the shared management of a LLP, the liabilities is also shared, although as the same name says it's greatly limited. Limited liabilities होते हैं, तो इसका सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चंस एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो among your friends so that they can get benefited within the free amount. Okay friends, I will come tomorrow. Thanks for watching. Bye.